दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अविनाश। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल जनजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि BHPCL के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट साथ में ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका मेरिट कैंसिल भी कर दिया जा सकता है। दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं आपको कि अभी तक हमने 10 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर किया है, जिसमें बार्क, CPRI, सेल, DRDO, SPMCIL, IOCL, इन सभी में मैंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। उस एक्सपीरियंस के आधार पर आपसे बात करूंगा कि आप कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए और क्या क्या आपको करना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि BHPCL में मेरा भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है और इसमें ऑलरेडी मेरे बड़े भैया जॉब कर रहे हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में जो भी जानकारी दूंगा वह 100% सही होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेन पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए क्या क्या पहले से डॉक्यूमेंट बनवा के रखा है, और हमारे भैया का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन BHPCL में हो रहा था उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाया था, और इसके अतिरिक्त जो उन्होंने PDF में लिखा है उसके अतिरिक्त भी वो कुछ डॉक्यूमेंट बोलते हैं बना के लेके आने के लिए। तो क्या क्या बोलते हैं लेके आने के लिए उसको भी वीडियो के अंत तक हम दोस्तों देखेंगे। यदि दोस्तों इस वीडियो को अंत तक आप देखते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। जितना भी जानकारी दिया जाएगा दोस्तों 100% सही होगी। हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे और हम अपने दोस्तों से बात करके और हमारे भैया हैं उनसे बात करके जो भी जानकारी मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग मिली है मैं वो दोस्तों आपसे साझा करना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो के मेन पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों ये रही आपका एडवर्टाइजमेंट का PDF, और ये रहा उसका एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 05/200 2024। पोस्ट का नाम क्या है दोस्तों? टेक्नीशियंस ग्रेड 3। तो चलिए दोस्तों PDF के नीचे देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मांगा है लेके आने के लिए। दोस्तों सबसे पहले एज रिलैक्सेशन का बात करें तो इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है दोस्तों, मिनिमम एज UR के लिए 18 साल का था और मैक्सिमम एज 37 साल का था। और SC का बात करें तो दोस्तों मिनिमम एज जो था 18 साल था और मैक्सिमम एज 42 साल था। ST का मिनिमम एज दोस्तों 18 साल था और मैक्सिमम एज 42। EBC का मैक्सिमम एज जो दोस्तों था 40 साल था और मिनिमम एज जो था दोस्तों 18 साल था। वही BC का बात करें तो दोस्तों मिनिमम एज जो था 18 साल था और मैक्सिमम एज जो था 40 साल था। और वहीं फीमेल यूआर का बात करें दोस्तों जो मिनिमम एज था उसका 18 साल था और उसके बाद मैक्सिमम एज की बात करें तो दोस्तों वो 40 साल है। वहीं दोस्तों दिव्यांग का बात करें तो उनका जो उन्होंने जो 10 साल का मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन लिया है, इसमें उन्हें अतिरिक्त एक एडिशनल सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों, दिव्यांग फिजिकली हैंडिकेप पर्सन्स कैंडिडेट शैल गेट एज रिलैक्सेशन बाय 10 ईयर्स एडिशनली। यहाँ पे देखिए दोस्तों एडिशनली मतलब ये 40 साल के छोड़ के और भी जो ज़्यादा उन्होंने जो एज रिलैक्सेशन लिया उस समय उसको ही और सी विल हैव टू प्रोड्यूस नेसेसरी सर्टिफिकेट इन दिस रिस्पेक्ट। उनको अतिरिक्त एक सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। वही दोस्तों आगे बात करें लैंड लूजर का या लैंड डिस्प्लेस्ड पर्सन का, उन्होंने जो 5 साल का मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन लिया है उनको भी एक अतिरिक्त सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आप वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आपको कौन कौन सा मेन डॉक्यूमेंट बना लेना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक। वहीं दोस्तों रिजर्वेशन का बात करें तो देखिए रिजर्वेशन के पॉइंट में उन्होंने क्या लिखा है इन्होंने, रिजर्वेशन विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन रूल्स रेगुलेशंस एज पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार। दोस्तों जो बिहार सरकार का जो रिजर्वेशन का पॉलिसी है उसी के तहत आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या कहा है, द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इज गिवन ओनली टू द परमानेंट डोमिसाइल्स ऑफ बिहार। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो रिजर्वेशन है यदि आप यूपी, पंजाब, गुजरात या हरियाणा मतलब बिहार से छोड़ के दिए किसी भी अदर स्टेट में है तो आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप वहाँ पर आपको UR के सीट में फाइट करना पड़ेगा। यदि दोस्तों आप बिहार से हैं, बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो उस समय आपको BC EBC सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम सबमिट करना पड़ेगा। तो देखिए चलिए दोस्तों आगे और देखते हैं कि और उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स बताया है। देखिए दोस्तों आगे इन्होंने लिखा है
कि मतलब जो ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव प्रोफार्म गवर्नमेंट ऑफ देखिए दोस्तों, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो नॉट मोर देन ए ईयर्स, मतलब 1 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए। चाहे दोस्तों आप ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी प्रकार का आप जो अधिक रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो उस समय जो आप क्लेम करेंगे रिजर्वेशन के लिए, तो वह सर्टिफिकेट आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। वहीं दोस्तों फ्रीडम फाइटर का बात करें तो इन्होंने क्या लिखा है दोस्तों, पढ़िएगा यहाँ पे। द कैंडिडेट who claims for reservation against relatives of freedom fighter as per government of Bihar regulations will have to submit the certificate issued by the competent authority in the prescribed form of government of Bihar। दोस्तों इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा, जिन्होंने भी फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन लिया है, एक दोस्तों बिहार सरकार का अपना एक परफॉर्मा होता है, एक मतलब पीडीएफ बना हुआ रहता है, उसी परफॉर्मा पे आपका डीएम, एसडीएम या डिप्टी कमिश्नर का जो भी साइन लेके होना होगा, उनका साइन होना चाहिए, और उन बिहार सरकार का ही परफॉर्मा पे आपको रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज आपका ये फ्रीडम फाइटर का जो आप क्लेम करेंगे वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस के बारे में उन्होंने क्या कहा है। द कैंडिडेट who claims reservation of economically weaker section EWS will have to submit the certificate issued by the competent authority in the prescribed perform of government of India। दोस्तों यदि आप EWS की रिजर्वेशन क्लेम करते हैं तो उस समय भी आपको जो EWS सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा दोस्तों, वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के परफॉर्मा पे ही आपको रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज आपको EWS का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आगे देखिए दोस्तों इन्होंने क्या कहा है। इफ़ ए कैंडिडेट डज नॉट प्रोड्यूस वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट एंड क्रीमी लेयर EWS, फ्रीडम फाइटर, दिव्यांग, लैंड लूजर, लैंड डिस्प्लेस्ड पर्सन और डोमिसाइल ऑफ बिहार in original at the time of document verification, his her claim for such reservation benefit will be forfeited and his her candidature will be considered under your category। दोस्तों समझिए इस पॉइंट को, इन्होंने क्या कहा कि यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये जो सारे सर्टिफिकेट हैं आप ओरिजिनल क्लेम नहीं दे पाते हैं, तो उस समय आपका जो कैटेगरी माना जाएगा दोस्तों, यूआर में आपका सिलेक्शन होगा। यदि यूआर के इतना आपका नंबर है तो आपका पोस्ट सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों। यदि आप इस तरह का गलतियां करते हैं कि कुछ जीरोक्स लेके चले जाते हैं या कुछ सही ढंग से बना हुआ नहीं रहता है, तो उस समय जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स होते हैं दोस्तों, वो आपके डॉक्यूमेंट को कैंसिल मान लेंगे और ये आपका वहाँ पर मेरिट जो है आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये आप गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि जो भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए ओरिजिनल होना चाहिए एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों अभी जो आपका रिजल्ट आया है देखिए वो 1:1 में आया, मतलब जितनी पोस्ट थी उतना ही रिजल्ट आया है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब 1.5 2 गुना या 3 गुना के रिजल्ट बना के भेजा है। तो दोस्तों जिसका भी सिलेक्शन हुआ है वो फाइनल सिलेक्शन है। यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप अच्छे से करवा लेते हैं का आपका जॉब 100% हो जाएगा। यदि आप दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम किसी भी तरह की गलती करते हैं तो आपका जो मेरिट है उसमें ही कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको घर भेज दिया जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों ध्यान से अपना डॉक्यूमेंट सारा रेडी करके रखिएगा, जो जो भी हम डॉक्यूमेंट आगे बताने वाले वो सब बिल्कुल आपके साथ में रेडी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों उन्होंने अपना रिपोर्ट आती है, आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके आने के लिए बोला है। यहाँ जी नंबर पॉइंट में उन्होंने लिखा हुआ देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग और वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग। देखिए दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम नहीं दे पाते हैं, तो जब आप ज्वाइन करने के लिए जाएंगे तो उस समय भी आप डॉक्यूमेंट को जमा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट भी ऐसे होते हैं दोस्तों, कुछ जितना जरूरी नहीं होता कि मतलब आपको डीबी के टाइम ही देना पड़ेगा अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ डॉक्यूमेंट आपको ज्वाइनिंग के टाइम भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं दोस्तों अभी जॉब कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरा अभी एनओसी ना मिले, तो मैं अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम एनओसी लेके नहीं जाऊँगा, लेकिन जब मैं ज्वाइन करने के लिए जाऊँगा यहाँ से रिजाइन हो जाएगा, मुझे रिलीविंग लेटर यहाँ से मिल जाएगी, तो रिलीविंग लेटर लेके जाऊँ या एनओसी बना के लेके जाऊँ दोस्तों, फिर मेरा मुझे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो देखिए दोस्तों इन्होंने क्या क्या बोला है इस पॉइंट में लेकर आने के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ इसमें उन्होंने बोला मैट्रिक सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ, आपका जो 10वां का मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो किसी भी एग्जाम में आप बैठिए दोस्तों, जो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको जो गवर्नमेंट वैलिडिटी मानता है वो जो रहता है वो 10th का सर्टिफिकेट ही रहता है। तो उसमें जो आपका डेट मेंशन होगा दोस्तों वही आपका रिजर्वेशन आप उस आधार पे आप क्लेम कर सकते हैं। वही दूसरा बात करें दोस्तों यहाँ पे देखिए मार्कशीट एंड आईटीआई सर्टिफिकेट ऑफ द रिक्वाइजिट एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस। तो दोस्तों आपका जो आईटीआई और मार्कशीट का जो दोनों साल का मार्कशीट हो और आपका आईटीआई का जो कंसोलिडेटेड सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना पड़ेगा।
वहीं दोस्तों 3 नंबर में बात करें तो कास्ट एंड क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ रिजर्वेशन बेनिफिट क्लेम। देखिए दोस्तों, यदि आपने बीसी या ईबीसी या फिर आपने ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी का आपने कुछ भी रिजर्वेशन लिया है, तो उसको आपको बना के उसका सर्टिफिकेट आपको बिहार सरकार के परफॉर्मा जो मतलब उसी फॉर्मेट में बना के आपको लेके उस टाइम आपको सबमिट करना पड़ेगा। यदि दोस्तों आप दिव्यांग है तो उस समय आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट का जो आप रिजर्वेशन ले रहे हैं उसको जमा करना पड़ेगा। वहीं आप यदि लैंड लूजर हैं तो उस समय आपको जो सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर से बना हुआ होना चाहिए। वहीं दोस्तों आप बिहार का आगे बात करें तो इफ क्लेम्स रिजर्वेशन अगेंस्ट रिलेटिव्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स या ईडब्ल्यूएस का आप दोस्तों यदि आप रिजर्वेशन क्लेम करते हैं तो उस समय भी जो परफॉर्मा होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार का होना चाहिए। ये सारा रिजर्वेशन दोस्तों आपको तभी मिलेगा जब परमानेंट डोमिसाइल ऑफ बिहार आप होंगे। यदि आप ये परमानेंट डोमिसाइल ऑफ बिहार सर्टिफिकेट आप नहीं जमा करते तो दोस्तों आपको किसी भी टाइप का, चाहे वो ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या फीमेल हो, मतलब कुछ भी आपको जो रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। आपको काउंट यूआर में ही किया जाएगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप जो उसका निवास प्रमाण पत्र होता है जिसको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कहते हैं दोस्तों, या ब्लॉक से या आप अपने अनुमंडल से उसको जरूर से जरूर बनवा लीजिएगा। नहीं तो आपको किसी भी टाइप का रिजर्वेशन का आप क्लेम नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे सुना नहीं जाएगा। आप कुछ भी दूसरा दूसरा डॉक्यूमेंट देंगे वो मानने के लिए रेडी नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों जो भी सर्टिफिकेट बना रहे हैं ध्यान से, तो सबसे पहले तो बिहार का सर्टिफिकेट जो आपका रेसिडेंशियल निवास प्रमाण पत्र है दोस्तों, मिनिमम आपका जो क्या कहते हैं प्रखंड से तो जरूर ही बना हुआ होना चाहिए। आप उसके ज़्यादा आगे जाके आप अनुमंडल एसडीओ से भी बना सकते हैं या उससे और आगे जाके आप डीएम से भी बनवा सकते हैं। तो ये आपको दोस्तों रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जरूर से जरूर बना लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस पॉइंट में पॉइंट नंबर 8 में उन्होंने क्या कहा है, जो ऑलरेडी जॉब में है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में है या सेमी गवर्नमेंट जॉब में है या किसी पीएसयू जैसे कि सेल भेल गेल आईओसीएल बीपीसीएल एचपीसीएल जैसे किसी महारत्न कंपनी मिनी रत्न या नवरत्न कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उस समय आपको वहाँ से एनओसी प्राप्त करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि एनओसी आपको अपने ऑफिस से अपने कंपनी से कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि आपने जब वो फॉर्म भरा था उस समय आपको इंटीमेट करना पड़ेगा जो भी आपने जो इसका जो क्या बोलते हैं, जो आपने इसका पीडीएफ जो डाउनलोड किया होगा फॉर्म भरने के टाइम, वो और एक एप्लीकेशन लगा के दोस्तों आपको आपके एचआर जो हेड हो गए, चाहे वो एजीएम हो या जेजीएम हो या जीएम हो, जीएम को या मतलब उससे भी लेवल जो मतलब सीजीएम हो, जो भी एचआर के आप हैं उनको आपको इंटीमेट करना पड़ता है पहले। इंटीमेट करने आप दोस्तों यदि इंटीमेट किए होंगे तो साल में आप मैक्सिमम 2 एनओसी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी मैं अपना भी बता दूं कि मैंने अभी आईओसीएल में भी डीबी दे के आया हूं और इसके बाद अभी मैं यहाँ बीएसपीसीएल में भी देने के लिए जा रहा हूँ। मैं इस साल के लिए दोनों एनओसी ले लिया हूँ, तो अब मुझे एनओसी नहीं मिलेगा। तो आपका राइट है कि दोस्तों आप साल में 2 एनओसी प्राप्त कर सकते हैं। और ये वहाँ से जब आप दोस्तों उसमें इंटीमेट कर दिए होंगे तो अभी आपको एनओसी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा और जो इंटीमेशन का उस टाइम जो आपने लेटर दिया था वो इंटीमेशन का लेटर लगा के आपको बाई चैनल, जैसे आप मान लीजिए आपसे जो सीनियर होंगे सुपरवाइजर होंगे, सुपरवाइजर का साइन होगा, उसके ऊपर से सीनियर सुपरवाइजर का साइन होगा, फिर उसका एएम का होगा, फिर डीएम का होगा, फिर मैनेजर का होगा, फिर ज्वाइंट जनरल मैनेजर का होगा, फिर मतलब उसके बाद एडिशनल जनरल मैनेजर का फिर जीएम के पास में जाएगा दोस्तों। वहाँ से फिर आपको एनओसी मिलेगा। एनओसी लेने से फायदा क्या होता है दोस्तों कि आपको उस टाइम टेक्निकल रेजिग्नेशंस प्राप्त होगी। टेक्निकल रेजिग्नेशंस क्या होता है दोस्तों, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि रेजिग्नेशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है नॉर्मल रेजिग्नेशन, एक होता है टेक्निकल रेजिग्नेशन। टेक्निकल रेजिग्नेशन में भी एक कैटेगरी होता है दोस्तों, लीन पीरियड टेक्निकल रेजिग्नेशन। दोस्तों यदि आप एनओसी प्राप्त करते हैं तो मान लीजिए किसी गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, आपको वहाँ पे मन नहीं लग रहा, आप पुनः आप जाना चाहते हैं कि वापस मैं आ जाऊँ उसी डिपार्टमेंट में, तो आप ये आ सकते हैं। ये दोस्तों आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप एनओसी वहाँ पे सबमिट करेंगे। यदि दोस्तों आप एनओसी नहीं देते हैं तो सबसे पहले आपको बीएसपीसीएल ज्वाइन नहीं कर पाएगा और उसके बाद ये तो आप मान ही नहीं सकते कि मतलब फिर मतलब 3 महीना हम करके जॉब और फिर आप वापस आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको 10 फोटो लेके जाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। फिर उसमें यदि आप 10 फोटो लेके नहीं जाते फिर आप परेशान हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम वहाँ पे आपको 10 फोटो लगेगा। 10 फोटो वही लीजिएगा दोस्तों जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में लगाया था। इसके बाद दोस्तों जब आप एग्जाम देने के लिए गए थे तो उस समय आपको एडमिट कार्ड का एक नीचे से काट के वो आपको भी प्राप्त होगा, वो भी आपको जमा करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट्स नहीं लिखा, मैं उसके बारे में बता दूं कि अभी जो आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट का जो आपका जो जिस पे आपका नाम लिखा हुआ है ना, जहाँ जिस पेज नंबर पे आपका नाम लिखा हुआ होगा उस पेज का आपके पास 2 सेट होना चाहिए दोस्तों। उस पेज का 2 सेट होना चाहिए। उसके बाद जो आप जो फॉर्म अप्लाई कर रहे थे वो जो पीडीएफ है दोस्तों वो उसका 2 सेट होना चाहिए। तो सबका आप जीरोक्स जो है दोस्तों मिनिमम 2-2 या 3-3 सेट आप करवा लीजिएगा, क्योंकि अलग जगह पे अलग अलग आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको रेडी करके रखना ही पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं कि यदि आपने कुछ भी गलत जानकारी दिया है
तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए दोस्तों आप ब्लैक लिस्टेड हो सकते हैं, किसी भी टाइप का गवर्नमेंट जॉब आप प्राप्त नहीं कर सकते दोस्तों। तो जो भी आप जो फॉर्म में दिए हैं, यदि उसमें कुछ गलतियां हैं तो उस गलती को सुधारने के लिए दोस्तों आपको कोर्ट से जाके एक एफिडेविट बनवा लेना है कि ये गलतियां हो गई थी मुझे, और ये अभी ये सुधार करने या नाम चेंज करवाए या कुछ भी करवाए, और आपने गलती से कुछ दे दिया दोस्तों, तो जो भी आपने उसमें फॉर्म में भरा है वो एक रेफरेंस मान के दोस्तों उससे ही वो चेक करेगा कि आपने जो डाटा मुझे दिया है वो आपके जो डॉक्यूमेंट है उससे मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। यदि दोस्तों आप उसको मैच नहीं करता है तो उस समय आपके साथ जो होगा सो भगवान ही बचा सकता है दोस्तों। आप मैं मल्टीपल टाइम देख चुका हूँ दोस्तों, मैं 10 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देखता हूँ दोस्तों कि कुछ ना कुछ फॉर्जरी बच्चे आ ही जाते हैं, किसी का नाम रहता है कि किसी और नाम रहता है, कुछ अलग बायोमेट्रिक रहता है, ये बहुत तरह का दिक्कत रहता है दोस्तों। तो इसमें देखिए इन्होंने क्लियरली मेंशन करके लिखा हुआ भी है कि दैट कैंडिडेट विल बी liable for several legal actions if any false informations विथ रिस्पेक्ट टू नेम, चाहे नाम हो या पापा का नाम हो या आपका डेट ऑफ बर्थ हो या आपके एड्रेस हो या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो या आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो या आपका फोटोग्राफ हो, तो ये किसी भी ऊपर दोस्तों जो आपका जो फॉर्म भरने के टाइम जो आपके पीडीएफ है ये सब कुछ उससे मैच होना चाहिए। यदि मैच नहीं हो रहा है दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि आप कोर्ट जाके उसके एफिडेविट बनवा सकते हैं, तभी जाके आपका कुछ हो सकता है दोस्तों। तो पहले आप जाने से पहले सब कुछ एक एक स्पेलिंग मैच कर लीजिएगा कि मेरा सब कुछ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि दोस्तों नहीं मैच हो रहा है तो आप जाके कोर्ट से एफिडेविट बनवा लेंगे। तो जैसे ही दोस्तों आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेगा बीएचपीसीएल अपना एक किसी गेस्ट हाउस या कुछ जो उसका अपना खुद का जो रेसिडेंशियल्स होगा वो वहाँ पे आपको पहले बुलाएगा। वहाँ पे बुलाने के बाद एक बड़ा सा दोस्तों वहाँ पे हॉल होगा, उस हॉल में वहाँ पे जो बैठे होंगे उसके सीनियर अधिकारी होंगे जो आईएएस रैंक के तक के होते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको वहाँ पे देखने मिलेगा जो जीएम उसका एचआर है, एचआर का है जो मैनेजर है या जेजीएम है या एजीएम है, इन सभी रैंक के अधिकारी वहाँ पे बैठे हुए रहेंगे। हर एक टेबल पे एक अधिकारी बैठे रहेंगे। जैसे दोस्तों आप वहाँ पे जाएंगे सबसे पहले आपको एक पेज देंगे, फॉर्मेट का एक पेज देंगे जिसमें आपका नाम पिता का नाम ये सारा डिटेल्स भरना पड़ेगा दोस्तों। आप वहाँ पे भरने के बाद वो उसमें आपको फोटो चिपकाना पड़ेगा, और फोटो चिपकाने के बाद दोस्तों आप उनको पास में देना पड़ेगा, चेयर पे जाके बैठे उनके सामने बैठना पड़ेगा, और वो जो क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों उसको जवाब देना पड़ेगा। यदि आप उस समय आप किसी भी तरह का जवाब देने में गलतियाँ होती है तो आपको संदेह की नज़र से देखा जाएगा दोस्तों, और उस समय जो भी आप जानकारी देंगे सटीक देंगे, कॉन्फिडेंट बन के आपको उसका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन का एग्जाम फेस करना है दोस्तों। तो आप घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो आराम नॉर्मल ट्रीट करेंगे। आपको खाने पीने के लिए चाय वो भी वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रही आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। वीडियो बहुत लंबी हो गई दोस्तों, इसके बाद मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा यदि कुछ जानकारी छूट गई होगी तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जानकारी यदि अच्छी लगी हुई हो तो अभी थोड़ी हम नया हैं, थोड़ा आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि इसी टाइप का और भी वीडियो की जानकारी आपको देता रहूँ। तो दोस्तों मैं भी आपके बी स्पेशल ज्वाइन करने आ रहा हूँ, तो हमेशा आपसे मिलते ही रहूँगा। तो चलिए दोस्तों जानकारी कैसी लगे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हो सके तो दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।